हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मोल कंसेप्ट में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टूल है जो 10 लाइन के क्वेश्चन को एक लाइन में ही खत्म कर देता है। तो इस टूल के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनकी बैलेंसिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो उस टाइम पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इसका यूज करते हैं। अब ये है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है। देखो, किसी भी रिएक्शन में इसको हम बोलते हैं पीओएसी, इसको हम बोलते हैं पीओएसी। हम कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं, सपोज हम लोग बर्न कर रहे हैं किसको, ऑक्टेन को, C8H18 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2। ठीक है, हम इसको बर्न करेंगे, हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कंजर्व्ड है, इसीलिए हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे C8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8CO2। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 9 वाटर, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 16 प्लस 9 यानी कि 25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 25/2 O2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने बैलेंसिंग किस बेसिस पे करी, इसी बेसिस पे करी कि यहाँ पे हमारे जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ये कंजर्व होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है, अब एटम्स तो कंजर्व्ड होते हैं, लेकिन एटम्स के साथ साथ उनके मोल्स भी कंजर्व्ड होते हैं। कैसे कह सकते हैं हम ये, देखो यहाँ पे इसका 1 मोल प्रेजेंट है। देखो, इसके 1 मोल में हम कह सकते हैं, इधर इसका 1 मोल है तो इसमें 8 मोल कार्बन है। ठीक है, इसमें 8 मोल कार्बन है। ऐसे ही देखो, 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है, लेकिन क्योंकि 8 मोल CO2 है, मतलब कि यहाँ पे 8 मोल कार्बन है, यानी कि एटम्स तो कंजर्व है, लेकिन एटम्स को कंजर्व होने के साथ साथ उनके मोल्स भी कंजर्व है, यानी कि मोल्स ऑफ एटम्स दे आर कंजर्व्ड, मोल्स ऑफ एटम्स आर कंजर्व, एटम्स के मोल्स भी कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी रिएक्शन थी, हमने बैलेंस कर ली। अब अगर रिएक्शन बहुत ही बड़ी रिएक्शन हो, उसके लिए बैलेंसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तब हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इस टूल का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पीओएसी को अप्लाई करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम किस तरीके से पीओएसी को अप्लाई करते हैं। देखो, पीओएसी को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो कोई भी रिएक्शन है, C4H10 प्लस O2, इसको हमने बर्न किया तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना, हम नहीं चाहते इसको बैलेंस करना, हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पीओएसी अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो, अब क्योंकि यहाँ पे एटम्स कंजर्व है, ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं कि पीओएसी को डिफाइन करते हैं कार्बन के लिए। तो पीओएसी को कार्बन के लिए कैसे डिफाइन करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है और कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इन्हीं दोनों के साथ डील करना है। देखो, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, जब भी पीओएसी को अप्लाई करना है तो स्टोइचियोमेट्री नहीं लिखनी, बैलेंसिंग नहीं लिखनी, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 4, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 4 इंटू इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10, और यहाँ पे देखो CO2 के कितने मोल्स है, यहाँ पे कार्बन एक ही है तो हम लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, मतलब कि जिस भी के साथ हम डील कर रहे हैं उसमें जिस पे हम पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं, देख लो वो कितने हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है तो हमने लिख दिया 4 इंटू इसके मोल्स, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो 1 इंटू इसके मोल्स। मतलब कि जिन 2 कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं, उस एटम से डील करना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स उस कंपाउंड में है वो लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय उस पूरे कंपाउंड के मोल्स, और यहाँ पे कार्बन एक ही है तो 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये हमने अप्लाई किया कार्बन के लिए। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो पीओएसी हाइड्रोजन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है वाटर में। अब हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, एक इसके अंदर है एक इसके अंदर है, तो इन्हीं दोनों से डील करेंगे। यहाँ पे जितने हाइड्रोजन के एटम्स थे वो लिखे, मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे कंपाउंड के जितने मोल्स होंगे, और यहाँ पे जितने हाइड्रोजन के एटम्स है, कितने, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 इंटू वाटर के मोल्स जितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है,
आगे देखो, ऐसे ही हम लोग ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन इस रिएक्टेंट में भी है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो मतलब कि रिएक्टेंट में हम एटम्स के साथ डील कर रहे हैं, जो एटम्स रिएक्टेंट में होंगे वही प्रोडक्ट में कंजर्व होंगे, मतलब प्रोडक्ट में हमें इन दोनों से डील करना पड़ेगा, दोनों के मोल से। तो जब हम POAC अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो POAC ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे अब CO2 में भी है, अब CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस यहाँ पे वाटर के कितने मोल्स है, वाटर का एक ही मोल है, वाटर में यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन आइटम है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यानी कि जब भी हम POAC अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिस भी एटम के लिए कर रहे हैं, तो देख लो रिएक्टेंट में वो एटम कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट में वो एटम जहां प्रेजेंट है उन दोनों से ही डील करना है, उनसे ही डील करना है। अब यहाँ पे 4 कार्बन थे, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स उस कंपाउंड में होंगे वो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय उसके मोल्स, उस कंपाउंड के जितने मोल्स होंगे, और प्रोडक्ट में फिर देखेंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर कार्बन है, एक ही कार्बन एटम है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब POAC आप सबको इस एग्जांपल के थ्रू लिखने आ गया होगा कि किस तरीके से हमें POAC को अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस POAC की एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से हम POAC का यूज करके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि अगर हम लोग 570 ग्राम ऑक्टेन को बर्न कर रहे हैं, ऑक्टेन को बर्न कर रहे हैं, तो बताओ उसके अंदर CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी, CO2 का मास कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखो ऑक्टेन क्या होगा, ऑक्टेन होगा C8H18 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, ठीक है। एक मेथड तो वही है जो हम डील करते आ रहे हैं कि पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग बताओ CO2 के मोल्स कितने बनेंगे, देन मास कैलकुलेट करो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बिना बैलेंस किए, और वो भी क्या करके, POAC को यूज करके। अब POAC पहले क्या करना है, चेक करना है कि POAC वहां पे अप्लाई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कई बार क्या होता है POAC अप्लाई ही नहीं हो सकता, फिर भी POAC अप्लाई कर देते हैं। तो POAC को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे हमें बताना है CO2 कितनी बनेगी, ठीक है। तो जिससे रिलेट करना है, देखो यहाँ पे इन दोनों से रिलेट करना है, तो ये जो दोनों होना चाहिए इसमें एक एटम कॉमन होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक एटम कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे एटम कॉमन कौन सा है, कार्बन, ठीक है। और दूसरा ये जो एटम है ना, इन दोनों के अलावा और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है POAC तभी अप्लाई कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोग डील कर रहे हैं रिएक्टेंट में। अगर हम इससे रिलेट करें तो यहाँ पे एक एटम कॉमन होना चाहिए, और ये एटम इसमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट में इसके अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए, तभी हम POAC अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एटम कॉमन है और वो एटम किसी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है, तो हम इजीली इस कार्बन एटम पे POAC को अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करते हैं वो आप सब लोग देख ही चुके हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 कार्बन है, तो 8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C8H18, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C8H18, ठीक है। और यहाँ पे CO2 की अगर हम बात करें तो कार्बन कितनी है, एक ही है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो देखो 8 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके जितने मोल्स है, और यहाँ पे कार्बन एक ही थी तो 1 इंटू इसके जितने मोल्स है, POAC अप्लाई कर दिया। देखो अब यहाँ पे हमारे पास इसका C8H18 का मास गिवन है कितना, 570, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है C8H18 का 114, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2। तो मास हमें निकालना ही है और मोलर मास कितना होता है 44, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास हमारे पास आ जाएगा। मतलब बिना बैलेंसिंग किए हमने सिर्फ POAC लगा के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। 1 मिनट का काम था, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो अगर आप POAC का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट चेक कर लेना कि वहां पे POAC अप्लाई होगा भी या फिर नहीं होगा। जिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं उनमें एक एटम कॉमन होना चाहिए और उनके अलावा वो एटम कहीं भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ कार्बन पे POAC अप्लाई किया और हमने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट वो नहीं बोलेगा कि POAC अप्लाई करो, आपको खुद दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का छोटा मेथड POAC के थ्रू यूज करके आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कितना वेट P4O6 का और P4O10 का प्रोड्यूस होगा अगर हम P4 की कंबशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और कोई भी P4 या O2 बच नहीं रहा, मतलब कि कंप्लीट कंबशन हो रही है P4 की और O2 की, और दो चीजें बन रही है, P4O6 भी बन रहा है और P4O10 भी बन रहा है। अब हमें यही बताना है कि यहाँ पे कितना P4O6 बनेगा और कितना P4O10 बनेगा। तो रिएक्शन लिख लो, P4 प्लस O2 दोनों बन रहे हैं P4O10 प्लस P4O6, ठीक है। तो देखो अब बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम POAC को अप्लाई करके सिंपली बताएंगे कितना बनेगा। देखो बैलेंसिंग करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट छोटे मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, POAC की एप्लीकेशन लेंगे। देखो तो यहाँ पे हमने कितना P4 लिया था, 31 ग्राम लिया था, 31 ग्राम हमने P4 लिया था, ठीक है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन ली थी, ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरस पे POAC अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम बोले कि जितने नंबर ऑफ एटम फॉस्फोरस के रिएक्टेंट में थे उतने ही किसमें होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पहले फॉस्फोरस से बता सकते हैं। ऐसे ही हम ऑक्सीजन पे भी POAC अप्लाई कर लेते हैं, तो दो इक्वेशंस बन जाएगी, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, POAC अप्लाई करते हैं फॉस्फोरस पे, POAC ऑन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के यहाँ पे कितने एटम है, 4, तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4, ठीक है, सिंपली लिख देते हैं कितने मोल्स है P4 के। अब गिवन मास कितना है 31, और मोलर मास कितना होता है, इसका एक एटम का मास होता है 31, तो हो जाएगा 4 इंटू 31 विच इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10। लेट कर लो, इसके N1 मोल्स है और इसके N2 मोल्स है, तो 4 इंटू N1 प्लस 4 इंटू N2, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई, 4N1 प्लस 4N2 इज इक्वल टू 1, ये तो 1 ही हो गया पूरा। ऐसे ही अब क्या करो, ऑक्सीजन पे POAC अप्लाई करो, तो POAC ऑन ऑक्सीजन, POAC ऑन ऑक्सीजन क्या होगा, POAC ऑक्सीजन पे जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो दो ऑक्सीजन एटम है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 32 बाय 32, क्योंकि मोलर इसका मास जो होगा वो भी 32 होगा, ठीक है, तो 2 इंटू 32 बाय 32, ये किसके इक्वल होगा, देखो ये इक्वल होगा 10 इंटू मोल्स ऑफ P4O10, यानी कि 10 इंटू N1, 10 इंटू N1 प्लस यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम है, तो 6 इंटू मोल्स ऑफ P4O6, यानी कि 6 इंटू N2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, ठीक है, तो हमारे पास N1 आ जाएगा, हमारे पास N2 आ जाएगा, बाकी काम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का है। N1 आ गया, N2 आ गया, तो इनके मोलर मासेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों के मासेस आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम वैसे बैलेंस करके करें क्वेश्चन को तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, लेकिन अगर हमने POAC अप्लाई किया है सिंपली इन दोनों एटम्स पे, तो हम बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और इन दोनों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ हमारे पास गिवन है, दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके नंबर ऑफ मोल्स N1 आ जाएंगे, N2 आ जाएंगे, ठीक है, और N1 और N2 को दोनों के मोलर मासेस से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास इन दोनों का मास आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्या करना था, बस आपको POAC का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एडवांस में इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, और आगे जब हम पढ़ते हैं बाकी के कुछ चैप्टर्स तो उनमें भी POAC का यूज बहुत ज्यादा होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि देखो वो बोल रहा है कि LiAlH4 को हमने कि 0.05 मोल्स लिए और उसको एक फ्लास्क में ऐड किया, ठीक है, एक फ्लास्क लिया, उसमें क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, उसमें हमने ये रिड्यूसिंग एजेंट डाला LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो मतलब कि हमने क्या लिया, LiAlH4 लिया और साथ में हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल डाला, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, प्रोडक्ट बन रहा है क्या, LiAlHC12H27O3, ठीक है, और इस प्रोडक्ट का मास कितना आया है 12.7 ग्राम्स, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर लिथियम एटम्स कंजर्व्ड है, मतलब अब उसने बता दिया कि लिथियम एटम कंजर्व्ड है, तो इस लिथियम एटम कंजर्व्ड है, इसकी वजह से हम लोग POAC यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि परसेंटेज यील्ड क्या होगी, मतलब पीओएसी लिथियम एटम कंजर्व्ड है उसका यूज करके हम लोग पहले निकालेंगे कि कितना लिथियम का अमाउंट आएगा, उसके बाद हम लोग परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, सिंपल क्या करना है, बस लिथियम एटम पे पीओएसी अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो लिथियम एटम पे पीओएसी कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो एक ही लिथियम एटम है, तो 1 into मोल्स ऑफ LiAlH4 कितने मोल्स है 0.05, ये किसके इक्वल होगा, इसके जितने मोल्स है उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड आ रही थी वो कितनी आ रही थी 12.7। ठीक है, तो देखो 12.7 तो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड थी, पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका मास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है इसका मास हमारे पास कितना गिवन है, इसका मास हमारे पास गिवन है 12.7। एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, और मोलर मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सभी के मासेस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मोलर मास तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मास हमारे पास आ जाएगा। तो मास यहाँ पे जब सॉल्व करके आएगा ना वो भी आएगा 12.7 ग्राम, मतलब जब हमने पीओएसी अप्लाई किया उसके बाद मास हमारा कितना आया 12.7 ग्राम और एक्सपेरिमेंटल भी कितना आया 12.7 ग्राम, मतलब जितना चाहिए था उतना ही आया। मोलर मास आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इजीली, उसको जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जितना मास आना चाहिए इस कंपाउंड का वो आ जाएगा और वो इतना ही आएगा, यानी कि आपकी जो यील्ड है वो क्या है 100% यील्ड है। क्यों, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड था एक्सपेरिमेंटली भी उतना ही आया है, तो मतलब हमारी यील्ड आएगी इसमें 100%। तो इस क्वेश्चन में आपको देखने में बहुत ही मुश्किल लगेगा कि बैलेंसिंग करनी है, क्या क्या करना है, लेकिन कुछ भी नहीं करना, सिंपल पीओएसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और मास जो है उसको कैलकुलेट करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमारे पास एक मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सचर है। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सचर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और वो बोल रहा है कि इसमें क्लोराइड के मोल्स है 0.6 और सल्फेट के मोल्स है 0.2। ठीक है, मैग्नीशियम की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हमने करनी है, उसके लिए हमने इस मिक्सचर को ट्रीट किया कुछ रिएजेंट से, मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि कौन से रिएजेंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, कुछ रिएजेंट से ट्रीट किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ Mg2P2O7। हमसे वो बोल रहा है कि बताओ कितने मोल्स इस Mg2P2O7 के प्रोड्यूस होंगे। अब रिएजेंट्स के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, जब रिएजेंट्स के बारे में ही नहीं पता तो बैलेंसिंग तो हम यूज ही नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पीओएसी को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और देखो पीओएसी अप्लाई करने के लिए हमें इसके मोल्स पता होने चाहिए, इसके मोल्स पता होने चाहिए। अब इन दोनों के मोल्स नहीं गिवन, मोल्स किसके गिवन है, क्लोराइड के और सल्फेट के। ठीक है, तो देखो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या देगा, मैग्नीशियम 2+ प्लस 2Cl-। ठीक है, अब देखो Cl- कितने हैं 0.6 है हमारे पास। देखो एक मैग्नीशियम क्लोराइड 2 Cl- दे रहा है यहाँ पे, मतलब कि अगर इसके 0.6 है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होना चाहिए 0.3, क्योंकि अगर 0.3 होगा तभी तो ये 0.6 देगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्स है 0.3। ऐसे ही देखो मैग्नीशियम सल्फेट को देख लो, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा, मैग्नीशियम 2+ प्लस SO4 सल्फेट के मोल्स कितने हैं यहाँ पे 0.2। अब एक मैग्नीशियम सल्फेट एक ही सल्फेट आयन दे रहा है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट कितने होंगे मोल्स 0.2, तो मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स आ गए 0.2। इन दोनों के मोल्स हमें पता है, इसके मोल्स निकालने हैं हमें, तो पीओएसी अप्लाई कर दो मैग्नीशियम पे। जब मैग्नीशियम पे पीओएसी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है तो 1 into कितने मोल्स है 0.3 प्लस यहाँ पे एक मैग्नीशियम है 1 into 0.2। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, इसके, इस पे जब मैग्नीशियम पे पीओएसी अप्लाई करेंगे तो 2 मैग्नीशियम एटम है, 2 into मोल्स ऑफ Mg2P2O7। अब इसके मोल्स तो हमें कैलकुलेट करने ही है, ये क्या हो जाएगा 0.5/2, यानी कि हमारे जो मोल्स आएंगे कैलकुलेट करके वो आएंगे 0.25। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब हमें कुछ नहीं पता था रिएक्शन में, रिएजेंट्स के बारे में नहीं पता था। अगर आपको पीओएसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आता है तो 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, पीओएसी अप्लाई करना है मैग्नीशियम पे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमारे पास प्योर MoCl3 है, ठीक है, उसको हमने अलाउ किया कि उसमें काफी सारी रिएक्शंस हुई, जिस वजह से जितना भी इसमें Cl था वो AgCl में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसमें हमने क्या किया होगा, AgNO3 डाला होगा, तभी इसमें से जो Cl निकल रहा था ना वो Ag के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बना के सेपरेट हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब AgCl प्रेसिपिटेट हुआ था उसका वेट है 7.2 ग्राम, बताओ कि इस मेटल M का एटॉमिक वेट क्या होगा, ठीक है। देखो मतलब इन्होंने अभी भी जब भी क्वेश्चन ऐसा हो ना कि उसमें रिएजेंट्स के बारे में वो ना बताए तो समझ जाना कि वहाँ पे POAC लगेगा, क्योंकि अगर POAC ना लगता होता वो रिएजेंट्स के बारे में बताते फिर हमें बैलेंस करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमने MoCl3 लिया, उसको कुछ रिएजेंट से ट्रीट किया, तो हमें क्या मिला, AgCl मिला। इस AgCl का वेट हमारे पास गिवन है, बताओ इसका एटॉमिक वेट कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन एटम्स है जो कॉमन है, मतलब कि हमें क्लोरीन एटम पे क्या करना पड़ेगा, POAC अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम POAC अप्लाई करेंगे क्लोरीन पे, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MoCl3। अब मोल्स ऑफ MoCl3 कैसे निकालेंगे, जितना इसका मास गिवन है, मास कितना गिवन है 2.847 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलर मास। अब मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, 3 क्लोरीन है तो इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने टोटल मास लिख दिया, रिएक्टेंट साइड पे POAC अप्लाई कर दिया, यही POAC क्या करना है, प्रोडक्ट साइड पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AgCl का मास कितना है, गिवन मास है 7.2, तो 7.2 डिवाइडेड बाय AgCl का मास कितना होगा 108 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 143.5। POAC अप्लाई किया, ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है और यहाँ पे इस एटॉमिक मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 47.72, सॉल्व कर लेना, इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने POAC से रिलेटेड जो भी उसकी एप्लीकेशन से बताया कि POAC कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब पता लगेगा हमें POAC अप्लाई करना है, जब रिएक्शन में रिएजेंट्स के बारे में कुछ ना गिवन हो, बस एक रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, देख लेना वहाँ पे कि कौन सा एटम कॉमन है, जो एटम कॉमन होगा उसी पे POAC अप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने POAC से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे अच्छे उन सब के बारे में कवर अप कर लिया है। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।